बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। Assalamu alaikum everyone, and thank you Sister Sania for having me. It is indeed a great opportunity to address you all, and especially हमारा topic भी ऐसा है कि जिस पर बहुत कम बल्कि ना के बराबर बात की जाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो हम बोलेंगे, बोलने वाली भी एक लड़की हैं, सुनने वाली भी एक लड़कियां हैं, तो एक कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इज वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता है। इनको टैबूज, स्टिग्मा बना के कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है सोसाइटी में, फैमिलीज में, अमंग इंडिविजुअल्स एज वेल। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह यंग गर्ल्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड एटलीस्ट दे आर स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन। तो आज जो है मेन चीज जो बात होगी वो मेनली निकाहनामा और मेहर पे होगी, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा टच करूंगी कि हमें स्पाउस के सिलेक्शन में, पार्टनर के सिलेक्शन में किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। उसमें क्लियर गाइडलाइंस हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मिलती है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि औरत से निकाह चार चीजों की बुनियाद पर किया जाता है: इसके माल की वजह से, और इसके खानदानी शर्फ की वजह से, और इसकी खूबसूरती की वजह से, और इसके दीन की वजह से। और तू दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर। अगर ऐसा ना करे तो तेरे हाथों को मिट्टी लगेगी, यानी आखिर में तुझको नदामत होगी। तो ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें जो है क्लियर गाइडलाइंस मिला हुआ है। मगर आज जो चीजें हम देखते हैं, भले ही वो लड़की के सिलेक्शन में हो या फिर लड़के के सिलेक्शन में हो, लड़की के सिलेक्शन में मोस्टली क्या देखा जाता है? खूबसूरती, पैसा, दौलत, कितना जहेज मिल सकता है, स्टेटस देखा जाता है, तालीम देखी जाती है, ट्रॉफी बहू चाहिए होती है लोगों को, वाइफ, ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है। इसी तरह लड़के के सिलेक्शन में किन चीजों को देखा जाता है? थिकनेस ऑफ हिज पॉकेट, राइट, कितना कमा रहा है बंदा। तो सोसाइटी ने ये बेंचमार्क बना रखा है, सोसाइटी का स्टैंडर्ड यही है। लड़की के लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, जिसमें हम कई किस्से सुन रहे हैं और देखने में भी आते हैं। हर दूसरी लड़की का यही एक स्टोरी है कि आई एम गोइंग, अगर आप एक सर्टेन एज के हो चुके हैं और वहां पे रिश्ता हंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, देन दिस इज द स्टोरी दैट यू विल गेट टू हियर के रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं, फला फला चीजें वो करवाते हैं। बहुत बेकार प्रोसेस होता है उस रिश्ता देखने का। ये चीजें होती हैं और फिर उसके बाद इनकार करके चले जाते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है। जाना है लड़कियों के घरों पे, उनके यहाँ खाना पीना है, लड़की को एज अ शो पीस, एज अ मॉडल, एज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ज्वेलरी एंड मेकअप उसको देखना है, फिर उसके बाद उसको रिजेक्ट करके निकल जाना है। ठीक है। लड़के के किस्से में भी होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के रिश्ते बहुत आसानी से हो जाते हैं। लड़कों के कंपैरेटिवली उतना नहीं होता जितना लड़कियों के रिश्ते में होते हैं, मगर लड़कों के रिश्ते में भी यकीनन बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, क्योंकि लड़की के घर वाले लड़के की कमाई पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसका दीन, उसका कैरेक्टर, उसका मोरालिटी वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बस वो ये देखते हैं कि खाता पीता है या नहीं, अच्छा कमाता है या नहीं, हमारी बेटी को अच्छा रखेगा या नहीं। ठीक है। उनकी बेटी की जरूरियात भी कुछ इसी किस्म की होती है कि शॉपिंग कितने अच्छे से हो सकती है, घर कितने स्टैंडर्ड का हो सकता है, कार मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये सारी चीजें लड़की वालों की तरफ से भी होती हैं। तो प्रॉब्लम्स आप देखें, हम सिर्फ लड़के वालों को ब्लेम नहीं कर सकते, लड़की वालों की भी कुछ इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उनके स्टैंडर्ड्स खुद मेस्ड अप स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी वजह से लड़के वाले भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन है, डिमांड एंड सप्लाई वाला चीज हो रहा है। ठीक है। दोनों साइड से ये चीजें हो रही हैं। अब इसमें खास चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ स्पाउस, आई जस्ट थॉट टू टच अपॉन इट। सबसे पहली चीज तो ये कि if you're not happy and content in your single life, in your single years, then you are not going to be happy and content in your married life. Marriage is simply a part of life and not life itself. मैं बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखती हूँ जो certain age क्रॉस करने के बाद
डिप्रेशन में चली जा रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही है। देखिए हर चीज का वक्त मुकर्रर है अल्लाह ताला के पास, वो वक्त दर्ज है अल्लाह ताला के यहाँ, और वो उसी वक्त पर होगी। आपके टेंशन में आने से, आपके डिप्रेशन में जाने से, आपके सोचने से वो चीज ऐसा नहीं होगा कि अपने वक्त से पहले हो जाएगी। तो आप अपने सिंगल ईयर्स को अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने आप को वैसा बनाने में मशगूल हो जाएं, वैसा बनाने में इन्वेस्ट करें जैसा कि अल्लाह ताला आपको चाहता है। हमारा मकसद इस दुनिया में बहुत अजीम मकसद के लिए हम पैदा किए गए हैं, ठीक है। हमारा मकसद इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम आए, एक एज पर बड़े हों और फिर एक सर्टेन एज पे हमारी शादी हो जाए, फिर उसके बाद हम जिंदगियों के झमेले में, इस दुनिया के झमेलों में घुल मिल जाएं। वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें खास मकसद के लिए पैदा किया है और वो मकसद से हम सब वाकिफ हैं। तो आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप उस मकसद के लिए जद्दोजहद करें। आपके सिंगल ईयर्स जो है, आपकी सिंगल लाइफ में, आई रिसेंटली गॉट मैरिड एंड आई एम टेलिंग यू, आपका जो सिंगल ईयर्स का है ना, दैट इज योर बेस्ट पीरियड, बिकॉज आफ्टर मैरिज यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम, राइट। आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, इट इज नॉट एज बिफोर। सो ट्राई टू इन्वेस्ट योर सिंगल ईयर्स इन लर्निंग, इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और दूसरा, एक्सट्रीम कॉशन अपनाएं। आप जब भी स्पाउस को सेलेक्ट करें, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को प्लीज चक अवे दोस स्टैंडर्ड्स। आई एम टेलिंग यू, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब लाइफ आती, रियलिटी हिट्स यू ना, देन दोस थिंग्स विल नेवर मैटर यू। सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, पेरेंट्स ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। प्लीज बी बोल्ड गर्ल्स एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले आप लड़के में क्या देखेंगे? आप उसका रिलीजन देखेंगे, उसका कैरेक्टर देखेंगे, ये सारी चीजें देखिए। बाकी पैसा, ये सारी चीजें आनी जानी है, ठीक है। एक चीज जो मैंने देखा है कि यूजुअली लड़कियों में नहीं होती है, वो ये कि वो अपने गोल्स को लेके, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके क्या गोल्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि आपके गोल्स क्या हैं, फिर आप ये देखें कि जो पार्टनर आप चूज करने जा रही हैं, उस पार्टनर के उस पार्टनर के गोल्स कहीं ना कहीं आपसे अलाइन करते हैं या नहीं। वो आपका साथीदार हो सकता है या नहीं, अगर मददगार नहीं हो सकता तो कम से कम आपका साथीदार तो हो, एज एन एलाई, राइट, वो आपका एज एन एलाई बने। सो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ होमोजेनिटी इन योर थिंकिंग एंड इन योर गोल्स। दूसरा, हैव अ chaperoned मीटिंग। अगर आपको लग रहा है कि बड़ों के सामने बात करने में झिझक हो रही है, आपको थोड़ा लग रहा है ऑकवर्डनेस है, नहीं हो पाएगी बात, आप अगर ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो it should be 1 or 2 conversation at the maximum। एंड इस ऑनलाइन ऑप्शन को तभी एक्सेस करें, तभी अवेल करें जब आप 101% कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अपने पर्पस को खत्म होते ही, मेरा कॉन्वर्सेशन का जो पर्पस है उसको खत्म होते ही मैं कॉन्वर्सेशन भी खत्म कर दूंगी। अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि दिस कॉन्वर्सेशन कैन स्नोबॉल इनटू समथिंग हराम या समथिंग for long, then please do not tread on this online option. No matter what, have your elders sit down and talk to the potential guy or the potential suitor in front of everyone only। आपके खुद का भी सेंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप शादी क्यों कर रही हैं, ठीक है। जब आपका ये सेंस क्लियर होगा तभी आप सामने वाले को भी उससे क्वेश्चन कर पाएंगी और जज कर पाएंगी कि वेदर इट इज अ सूटेबल पार्टनर फॉर यू और नॉट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक of our today's talk, meher and nikah nama। तो इस्लाम is a religion that is based on gender justice, ठीक है। इस्लाम में कोई भी चीज इनजस्टिस के ऊपर नहीं चलती है। अल्लाह ताला ने दोनों के हुकूक रखे हैं, मर्द और औरत दोनों के हुकूक रखे हैं। और शादी एक ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह ताला ने दोनों को, अल्लाह ताला हैज गिवन राइट्स टू बोथ द जेंडर्स, ठीक है। एंड among the rights of a wife, one of the most important right is that of meher। अब meher है क्या? Now meher is a amount of money, is a sum of money which the husband gives to his wife at the time of marriage। जब निकाह हो रहा होता है तो तब शौहर अपनी बीवी को देता है। it can be an amount of money, it can be in the form of jewelry or it can be a property, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मेहर के ताल्लुक से हैं। अब मेहर दिया क्यों जाए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेहर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि मेहर का हक सिर्फ और सिर्फ लड़की का है। लड़की डिमांड कर सकती है कि उसको मेहर में क्या चाहिए, ठीक है। ना उसके वालिद
का कोई से हो सकता है इसमें, ना उसके घर वालों का कोई से हो सकता है, ना उसके शौहर का कोई से हो सकता है। लड़की खालिसतन लड़की बोल सकती है कि उसको क्या चाहिए। और हमारे यहाँ माशरे में बहुत ही बड़ा अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है कि लड़कियां, मैं यहाँ पे लड़कियों का भी कसूर है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ वालिदैन का कसूर है, लड़कियों का भी कसूर है कि लड़कियां अपने निकाह के टाइम उन्हें क्या पहनना है उसके बारे में तो अपने बेशर्मी, सो कॉल्ड बेशर्मी, इवन दैट इज नॉट बेशर्मी बट सो कॉल्ड बेशर्मी, उससे पूछती हैं अपने वालिदैन से, अपने मदर से या अपने पेरेंट्स से कि मेरा निकाह में क्या जोड़ा होगा, किस कलर का होगा, मैं डिजाइनर का लूंगी या तो ये फला फला। ठीक है, मगर क्या वजह है कि लड़कियां मेहर की बात नहीं करती अपने पेरेंट्स से। और उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पेरेंट्स लड़कियों को उनके आउटफिट्स और उनके फुटवेयर्स और इन सारी चीज़ों में, उनके मेकअप, उन सारी चीज़ों में उनके डिस्कशन को इन्वॉल्व करते हैं, उनके से को इम्पोर्टेंस देते हैं। मगर जहां मेहर की बात आती है वहां लड़कियों को डिस्कशन तो दूर, उनको बताया तक नहीं जाता है until the moment they are getting निकाह फाइल, राइट। निकाह जब पढ़ाया जाता है, कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ख्वाहिश रखती हैं कि उनके माँ बाप उनसे डिस्कस करें, उन्हें बताया जाए कि उनका मेहर क्या है। ठीक है, अगर उन्हें कुछ लगता है कि नहीं मेरा मेहर ये चीज होनी चाहिए या वो चीज होनी चाहिए, तो वो चाहती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बताएं अपने माँ बाप को, मगर माँ बाप डिस्कस ही नहीं करते। और उनको काजी से पता चलता है कि उनका मेहर क्या है। अब आप ये बताएं कि काजी से जब एक लड़की को पता चल रहा है कि उसका मेहर क्या है, तो वो लड़की क्या ही कर सकती है सिवाय कबूल है बोलने के अलावा। क्या वो उस मोमेंट पे अफोर्ड कर सकती है कि नहीं मुझे ये फला चीज चाहिए? बहुत कम लड़कियां हैं शायद जो इतनी हिम्मत जुटा पाए, राइट। मतलब हम सब लड़कियां हैं और शायद हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, हमारे पास लगेगा कि नहीं, एट दैट मोमेंट वी हैव नो अदर ऑप्शन बिसाइड्स सेइंग यस। और माँ बाप लड़के वालों से जूता छुपाई की क्या रकम तय होगी वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, मगर मेहर क्या होगा क्या नहीं होगा उन्हें कोई डिस्कशन में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कई सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि कल निकाह है तो आज रात में ये चीज तय हो रही है, क्योंकि फॉर्म फिल करना है निकाह नामे का, राइट, उसमें मेहर का एक कॉलम होता है तो मेहर दर्ज करना है उसमें, इसलिए माँ बाप पूछते हैं कि मेहर क्या होगा। मेहर फर्ज है। दूसरे गैर जरूरी और जाहिल रसूमात, वो एक एक तरीके से इसराफ है। उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लड़की को वो आगे कोई चीजें मैटर नहीं करेंगी। मगर आप ट्रेजेडी देखें कि ये चीजें हो रही हैं आज हमारे माशरे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि मेहर लड़की का हक है और लड़की बिल्कुल यकीनन मांग सकती है। यहाँ पे मैं जो लड़कियां जुड़ी हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि देखें ये हक आपको अल्लाह ताला ने दिया है। ठीक है, और आपका हक मांगना, उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप शादी करने जा रही हैं, ठीक है, शादी का ही ये एक हिस्सा है, ये एक अहम जुज है मेहर। तो अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है या आपका निकाह मेहर की बात चल रही है, तो आप खुद, अगर आपके पेरेंट्स नहीं पूछ रहे हैं तो आप खुद जाएं, आपका हक है, एक्सरसाइज करें, दिस इज योर राइट, यू हैव टू एक्सरसाइज इट। ठीक है, आप खुद जाएं और अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मेरा हक की, मेरे मेहर की क्या बात चल रही है। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं कुछ मैं फला चीज चाहती हूँ, तो आप यकीनन तजवीज दें अपने पेरेंट्स को कि अब्बा या अम्मी आप ये चीज उन लोगों के सामने रखें, लड़के वालों के सामने रखें कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कल्चरल हैं। और हम जो यहाँ पे उम्मत मुस्लिमा है, हम उम्मत मुस्लिमा की बेटियां हैं, हम लड़कियां हैं, और हम इन कल्चरल बैगेजेस को खत्म करने के लिए उठी हैं, राइट। फिर हमारे इल्म का फायदा ही क्या? वो इल्म ही क्या जो आपको हिम्मत ना दे अमल करने की, है ना। तो हमारा इल्म हासिल करने का मकसद ही यही है कि हमें इतना बाहिम्मत बनाए कि हम उस पर अमल कर सकें, हम खुद भी अमल करें और हम आने वाली नौजवान लड़कियों को भी उस चीज पर अमल करने की तरगीब दिलाएं। अच्छा, मेहर चीज क्या है? वाई मेहर, मेहर का प्राइमरी रोल क्या है? सबसे पहले तो ये है कि वो एक टोकन ऑफ गिफ्ट है। ठीक है, दूसरा, it is a financial security to tide over in any in toward situation और create a level of financial independence। जैसे अगर किसी रिश्ते में कोई तलाक हो जाती है या कोई और चीज, कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाता है जिसमें लड़की एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन में है, तो जो मेहर की रकम है वो उसके काम आ सकती है। अब आजकल लड़कियां माशाल्लाह, बहुत सारी लड़कियां दे आर अर्निंग, और उनको ये मेहर की चीज जो है वो रिडंडेंट लगने लगती है।
तो यहाँ ये एक लड़कियों की भी गलती है कि वो ये ना समझें कि मैं तो फला फला चीज अर्न कर रही हूँ, आई कैन रन अ हाउस होल्ड बाई माई सेल्फ, तो मुझे ये सब चीजों की क्या जरूरत है, मतलब मुझे ये मेहर की कोई अमाउंट की कोई अहमियत ही नहीं मेरे सामने, या कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये चीज गलत है, ठीक है, ये चीज गलत है। और तीसरी चीज जो है, मेहर के जरिए से इट इज अ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मैन टू शो विलिंगनेस टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वुमेन एंड देयर फैमिली, ठीक है। वो एक चीज, वो एक रिफ्लेक्शन भी है कि हाँ अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके और हमारे घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारियों को उठा सकता हूँ, ठीक है, शोल्डर दे सकता हूँ। वरना आजकल आप देखें जहाँ लड़कियां अर्न कर रही है ना, वहां मर्द हजरात हाथ उठा लेते हैं। वहां वो ना ना ही घर का खर्चा देते हैं, ना ही बीवी का बजात खुद खर्चा देते हैं, बल्कि वो सारी जिम्मेदारियों से हट जाते हैं और बेचारी लड़की को, बेचारी बीवी को अपनी सैलरी से घर का खर्चा चलाना पड़ता है। हालांकि अल्लाह ताला ने घर की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी शौहर पर डाल रखी है और बीवी को बरीउल जिम्मा रखा है। ओके, तो मेहर के ताल्लुक से चंद बातें ये कि कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट कुरान में ना हदीस में हमें मिलती है, ठीक है। कोई एक अमाउंट सेट नहीं है कि यही अमाउंट देनी है, और ना ही, हाँ बस ये है कि एक मिनिमम अमाउंट सेट की गई है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई सारी अहादीस में आता है जिसमें बताया गया कि इससे कम अमाउंट नहीं होना चाहिए। और अगर हम सीरत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मेहर में कई सारे वेरिएंट्स हैं। एक सिंपल आयरन रिंग से लेकर एक गोल्डन पीस ऑफ, एक गोल्डन एक पीस ऑफ गोल्ड था एज बिग एज डेट स्टोन टू द नॉलेज ऑफ कुरान, और कुरान भी कुछ असहाब सहाबा ने जो है अपनी बीवियों को मेहर में दिया है। उसके बाद एक कई सारी चीजें, अगर हम कुरान के, अगर हम सहाबिया की जिंदगी को देखें तो एक सहाबी हैं हजरत सलमा। उन्होंने अपने शौहर से, मतलब उनका मेहर बहुत यूनिक मेहर है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि एट दैट एज दैट वुमन, ठीक है, उस जमाने में जहाँ औरतों को बहुत ही नीचे माना जाता था, उस जमाने में इस्लाम ने एक औरत को हक दिया कि वो अपना मेहर खुद डिमांड कर सकती है। आज जो लोग मेहर को डिमांड करने में, या मेहर की बात अगर लड़कियां छेड़ देती हैं तो उनको वो कहते हैं कि यार इनको कोई शर्म नहीं है क्या, और कैसी ये लड़कियां डिमांड कर रही हैं। तो आप बताएं, उन्हें ये एग्जाम्पल दें कि हजरत सलमा, जो कि उम्मातुल मोमिनीन भी थी, उम्मुल मोमिनीन भी थी, उन्होंने जब उनकी शादी हजरत अबू सलमा से हो रही थी तो तब उन्होंने ये डिमांड की थी। हजरत अबू सलमा उनमें बहुत इंटरेस्टेड थे शादी में, मगर उस वक्त वो काफिर थे, और हजरत सलमा जो है थी वो मुस्लिम थी, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया था। तो हजरत अबू सलमा उन्हें बार बार निकाह का पैगाम भेज रहे थे, एंड हजरत सलमा वाज नॉट रेडी ऑफ कोर्स बिकॉज ही वाज अ नॉन मुस्लिम। तो उन्होंने एक बार फिर हजरत अबू सलमा से कहा कि आप किस चीज की पूजा करते हैं? आप चांद की पूजा करते हैं जो आता है चला जाता है, सूरज की पूजा करते हैं जो आता है चला जाता है, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं जो कभी उगते हैं कभी नहीं उगते हैं, वो खुद हेल्पलेस हैं, वो खुद किसी और पे डिपेंडेंट है, आप उनकी पूजा करते हैं? मैं मुसलमान हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो हजरत अबू सलमा उनके इंटेलेक्ट, उनके ऑनेस्टी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। सिर्फ हजरत अबू सलमा ही नहीं, दूसरे कई सारे सहाबी भी हजरत सलमा के पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। सो हजरत अबू सलमा परस्यूड हर एंड टोल्ड हर कि क्या मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूं तो आप मुझसे निकाह करेंगी? तो हजरत सलमा ने कहा ठीक है, मेरा मेहर आपका इस्लाम कबूल करना होगा। उन्होंने फिर वो डिमांड किया कि आप इस्लाम कबूल करें, फिर वही मेरा मेहर है। सो इमेजिन इन दैट एज शी डिमांडेड, माशाल्लाह। तो हमारे लिए भी एक चीज एग्जांपल है कि आज अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि आप कुछ डिमांड करना चाहते हैं तो बिल्कुल यकीनन आप डिमांड कर सकते हैं। हजरत सलमा का एग्जांपल हमारे सामने है। अब कई सारे मिथ्स हैं जो मेहर से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो ये कि कुरान एज ब्राइडल गिफ्ट, विद ऑल विद ऑल रिस्पेक्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है कि आप कुरान, कोई कुछ कुछ लड़कियां कुरान एज अ ब्राइडल गिफ्ट मांगती हैं, मगर आप ये देखें ये कहाँ से आया है। एक हदीस है या एक वाकया है कह लीजिए, एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने आपसे निकाह की ख्वाहिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रपोजल। तो उसी मजलिस में से एक शख्स उठते हैं, एक सहाबी उठते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इन खातून से निकाह करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ठीक है, मेहर में देने के लिए आपके पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, जाइए अपने घर वालों के पास और देखिए कुछ मिलता है। वो जाते हैं अपने घर वालों के पास, वापस आते हैं और कहते हैं कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम then says, go to your people and see if you can find anything. He goes to his people and comes back and says, Ya Rasulullah, I have not found anything. Then Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, do you have an iron ring? He says, Ya Rasulullah, I do not have an iron ring, but I have a lower garment of mine, half of which I can give it to her as a meher. Then Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, the lower garment which you are wearing, it needs you. If you give half of it to her, it will not serve her any purpose. And plus आपका सतर भी पूरा नहीं हो पाएगा, right? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि क्या आपको कोई कुरान का कुछ हिस्सा याद है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे फला फला सूरत याद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या आप अपने जहन से उसको पढ़ सकते हैं? कैन यू हैव यू मेमोराइज्ड इट? तो वो कहते हैं हाँ, ये फला फला सूरत मैंने मेमोराइज की हुई है। तो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, if you can recite these surahs from your heart, then I give her to you in marriage for the part of the Quran which you know. अब आप इस हदीस, इस वाक्य में गौर करें, कितने ऑप्शंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। पहले कहा अपनी फैमिली के पास जाओ, फिर कहा अपने लोगों के पास जाओ, फिर पूछा कि आपके पास आयरन रिंग है, फिर उसके बाद उन्होंने वो शख्स ने खुद कहा कि मेरे पास लोवर गारमेंट है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोवर गारमेंट किसी फायदे का है नहीं, आपका भी सतर नहीं हो पाएगा, उनको भी किसी चीज का फायदा है नहीं। एज अ लास्ट रिजॉर्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर सूरह याद है तो बताओ, उसको महर में दिया जा सकता है। इन द मोमेंट, इन द इमोशंस, और जो रोमांटिसिज्म जो हमने मैरिज के अराउंड बिल्ड कर रखा है, कई सारी लड़कियां इन बिकम नाइव एंड दे आस्क फॉर कुरान एज ब्राइडल गिफ्ट। आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग इस्लामिकली रॉन्ग इन इट, बट थिंक फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, और मैरिज के बाद तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं, इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट जर्नी, राइट? तो आप वहां पर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और प्राइमरी पर्पस भी जैसे आपको मैंने महर का बताया क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो उसमें इमोशंस और रोमांटिसिज्म में बहकर, उस फ्लो में बहकर आप ये ऐसी ऐसी कोई चीज डिमांड ना करें, कोई सूरा या कोई कुरान। हाँ, आप मॉनेटरी महर के अलावा आप यकीनन ये कह सकते हैं कि आप मुझे फला चीज भी दीजिए। मॉनेटरी महर हो गया आपका, मॉनेटरी महर यानी कोई कैश, कोई जेवर या कोई प्रॉपर्टी अगर है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे सूरह ज़िलज़ाल आप एज अ महर दीजिए, या मुझे फला कुरान की तफसीर एज अ महर दीजिए। बट गर्ल्स, डू नॉट फॉरगेट कि आप मॉनेटरी महर को इनकार ना करें, ठीक है? साथ में मांग लें जरूर। दूसरा है एक चीज, महर फातिमी और महर अजवाज। इसमें लोगों ने अपनी तरफ से एक अमाउंट ले लेते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अजवाज को उन्होंने फला फला महर दिया था, और हजरत फातिमा का खुद महर इतना इतना था, तो हम भी सुन्नत पर, सो कॉल्ड सुन्नत पर अमल करेंगे और इस महर को देंगे। निकाह होगा पॉश एंड पंप, निकाह होगा 5 स्टार होटल में, प्रॉपर जहेज लिया जाएगा, हर चीज की। अगर बात जहां महर की आएगी, वहां पर सुन्नत अदा करने का खुमार लोगों पर चढ़ जाता है। ये चीज, पहले तो ये चीज के ऐसी कोई सुन्नत है ही नहीं। जो लोग भी महर अजवाज और महर फातिमी का हवाला देते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत देते हैं। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा था, मैंने आर्टिकल का लिंक आप लोगों को अगर स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, रेडियंस में मैंने आर्टिकल लिखा था महर फातिमी के ताल्लुक से। रिडिकुलस अमाउंट सेट करते हैं लोग, ₹10, ₹1700। मेरी खुद की एक दोस्त का उसका महर सेट किया गया था ₹1700। आप बताएं ये किस कदर गलत है और किस कदर ज्यादती है। और लड़कियों का इग्नोरेंस इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लड़कियां जहेज ले जाने के लिए राजी हो जाती हैं, लड़कियां बड़े बड़े निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। लड़कियां आउटफिट्स जो उनके होते हैं वो डिजाइनर से कम पर तैयार नहीं होती हैं। मेकअप 15 से 20 हजार तक का, उससे कम पर तैयार नहीं होती हैं। शादी के दिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से कम पर तैयार नहीं होती हैं। वो चाहते हैं कि सबसे आला हम दिखें, हम सबसे बेस्ट दिखें भाई, जरूर दिखें, कोई मसला नहीं है उसमें। मगर जब बात महर वगैरह की आती है,
तब वो इग्नोरेंट होती हैं, वो खुद नहीं स्टडी करती हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनका क्या हक है। बहुत सारी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी इफ आई एम रफलिंग सम फेदर्स, बट इट हैज टू बी सेड, लड़कियों को खुद नहीं पता होता है और इसी वजह से वो ड्यूब्ड, दे आर ड्यूब्ड, वो इस इग्नोरेंस का शिकार हो जाती हैं। कुछ दिन तो उन्हें नहीं एहसास होता है, जब बाद में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, तो तब वो फिर गिला शिकवा करती हैं कि हमारा मेहर तो इतना दिया गया था, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ। यकीनन जुल्म हुआ, मगर उसमें आप भी शेयर करिए ब्लेम, बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस दैट हैपेंड। तो मेहर फातमी, मेहर अजवाज ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा एक और चीज जो बहुत बोला जाता है वो ये कि लेस मेहर बेटर निकाह। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहीं भी ऐसा नहीं है कि लेस मेहर बेटर निकाह। हदीस ये है कि आसान के जो मेहर सबसे इजीएस्ट हो देना, इजीएस्ट हो देना, दैट इज द बेस्ट मेहर। अब इजीएस्ट हो देना, देखिए कोई बंदा हो सकता है 20,000 अर्न कर रहा है, कोई बंदा हो सकता है 1 लाख अर्न कर रहा है, दोनों का मेहर यकसा नहीं होगा। मेहर किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मेहर डिपेंड करता है कि लड़के का फाइनेंशियल और उसका सोशल स्टेटस क्या है, लड़का कितना दे सकता है। एक 20,000 अर्न करने वाला लड़का और एक बिजनेसमैन जो 1 करोड़ अर्न करता हो, क्या उन दोनों का मेहर यकसा हो सकता है? नहीं। 20,000 वाले के लिए इजीएस्ट ऑप्शन कुछ और होगा, 1 करोड़ वाले के लिए इजीएस्ट ऑप्शन कुछ और होगा। लोग तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से बेंड करके चीजों को निकालते हैं कि लेस मेहर बेटर निकाह, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लड़के के इनकम पे डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, मेहर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। कितना इनकम उसका है, उसी हिसाब से वो मेहर देगा और लड़की उसी हिसाब से डिमांड करेगी। अब यहाँ अगर कुछ लड़कियां हैं जो बेजा मेहर डिमांड करती हैं, लड़का की हैसियत नहीं है, लड़के की उतनी इस्तात नहीं है, तो वो गलत है। दो एक्सट्रीम्स हैं, देखिए, एक ये जहां 10 रुपए मेहर सेट किया जाता है, एक ये जहां करोड़ों का मेहर सेट किया जाता है, जबकि लड़के की हैसियत है ही नहीं देने की। दो ज्यादतियां हैं। तो लड़कियों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो मियाना रवैया रखें और देखें कि मेहर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स के हिसाब से डिमांड किया जाना है। सऊदी अरेबिया वगैरह में, मुस्लिम ममालिक में अक्सर लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो मेहर ही नहीं अदा कर सकते। लड़कियां इतना ज्यादा ज्यादा मेहर डिमांड कर रही हैं कि वो दे ही नहीं सकते, उनकी सारी जिंदगियां तो इसी में चली जाएंगी, मेहर इकट्ठा करने में ही चली जाएंगी, तो वो देंगे कब? ठीक है। दूसरी चीज ये कि मेहर जो है निकाह के टाइम ही दिया जाएगा। लड़कियां खास ध्यान रखें, कबूल है कि टाइम आपको मेहर दिया जाना चाहिए। कई सारी, मैंने खुद अपने मुशाहदे में देखा है, आई हैव ऑब्जर्व के लंबी लंबी अमाउंट्स दर्ज करवा देते हैं निकाह नामे में। मेरे खुद का एक फ्रेंड का किस्सा हुआ, 5 लाख रुपए मेहर दर्ज करवाया, मगर शादी को 3-4 साल हो चुके हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला उससे। Meher has to be given at the time of nikah only, at the time you're signing papers. Remember that. If you're not getting it, then don't say yes. Don't say कबूल है. मेहर लीजिए, उसके बाद ही कबूल है बोलिए। ठीक है? तो ये चीजें भी है कि लंबा लंबा मेहर लिखवा देते हैं, और एक ये चीज भी बहुत प्रिविलेंट है कि वो सोचते हैं कि जब तलाक होगी तभी मेहर देना है, नहीं तो जब मर जाएंगे तभी मेहर देना है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। मेहर तभी देना है आपको, और लड़की का कंप्लीट हक है। लड़कियां ऐसे ना करें कि लें और अपने वालदेन को दे दें हक, या वो अपने वालदेन को दे दें वो अमाउंट, या किसी और चीज में आपको दिया गया है तो, या अपने भाई बहनों को दे दें। वो आपकी मर्जी है। आप अगर अपनी खुशी खुशी दे रही है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके वालिद मांग रहे हैं, कई सारी लड़कियों के साथ ऐसे भी हुआ है कि उनके फादर्स ने उनसे छीन लिया है मेहर, उनको दिया ही नहीं, लड़कियों तक पहुंचा ही नहीं वो मेहर। तो ऐसी चीज भी ना हो। ठीक है? अगर आप खुशी खुशी दे रही हैं, इट्स योर राइट, एंड यू कैन स्पेंड एनी वेयर यू वॉन्ट। ठीक है? आइदर बीट योर पेरेंट्स, बीट इन्वेस्टिंग इन सम बिजनेस, किसी भी चीज में आप डाल सकती हैं। ठीक है? बट वो आपकी फ्री विल से और फ्री चॉइस से होना चाहिए। कई सारे इसमें ये भी है कि वो अपने हस्बैंड का मेहर कुछ हिस्सा माफ कर देती हैं, मगर आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप अपने मर्जी से माफ करेंगे, अगर करेंगी भी तो। ठीक है? सो दिस वाज, ये कुछ चीजें थी जो मेहर के ताल्लुक से थी। उसके बाद हम मेन, जो हमारा उसके बाद अगला मेन टॉपिक जो है वो मॉडल निकाह नामे का है। देखें, निकाह नामा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लड़कियां बहुत ज्यादा नावाकिफ हैं। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी। कई सारी लड़कियां, शादियां हो जाती हैं उनकी और उनको नहीं पता होता कि निकाह नामा क्या है। मगर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है
कि थोड़ी अवेयरनेस आ रही है और लड़कियां शादियों से पहले ही कम से कम निकाहनामे को पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं कि क्या है मॉडर्न निकाहनामा। अच्छा, ये मुद्दा उस वक्त भी उठा था जब ट्रिपल तलाक की बात बहुत हो रही थी, राइट। ट्रिपल तलाक के टाइम में एक चीज ये आ रही थी कि लड़कियों को कुछ कंडीशंस अगर स्ट्यूपुलेट करवानी है मैरिज में, निकाहनामे में, तो वो कहाँ करवाएं, क्योंकि मॉडर्न निकाहनामे में अगर आप पढ़ें, जो कि मैं शेयर करती हूँ आगे, आप देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी कंडीशंस का क्लॉज नहीं मिलेगा, ठीक है। कंडीशंस बिल्कुल आप यकीनन करवा सकते हैं, इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, मगर आप अगर देखें तो इसमें लड़का लड़की की डिटेल्स हैं, उनके जो गवाह हैं उनकी डिटेल्स हैं, और उसके बाद मेहर की डिटेल्स हैं। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे हिदायत बराए ज़ौजैन आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इकरारनामा है, उसके बाद हिदायत बराए ज़ौजैन, जनरल डिटेल्स है। निकाहनामे में कंडीशंस के लिए क्लॉज ही नहीं है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, उसमें ये चीज आई थी कि उन्होंने कहा था हम एक कंडीशन हर मॉडल निकाहनामे में डालेंगे कि ट्रिपल तलाक कोई आदमी अपनी बीवी को नहीं दे सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था, मगर वो मॉडिफाई करके निकाहनामा आज तक नहीं मिला, ठीक है। आप इंटरनेट पे भी देख लें, और जिनकी रिसेंटली शादियां हुई होंगी वो भी आपको बताएंगी, अगर उन्होंने अपना निकाहनामा देखा हुआ होगा, तो उसमें वो कंडीशन कहीं भी नजर नहीं आ रही है, अपडेटेड नहीं है। दूसरा ये चीज कि इसी मुद्दे को, इसी कंट्रोवर्सी के ताल्लुक, इसी कंट्रोवर्सी के बाद बीएमएम, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने अपने खुद का एक निकाहनामा उन्होंने बनाया, और उसमें उन्होंने कई सारी कंडीशंस जो है, कंडीशंस के लिए उन्होंने अ, उसमें प्रोविजन रखा हुआ है। उसमें आप देखेंगे अगर वो, तो कई सारे क्लॉजेस आपको दिखेंगे कंडीशंस के। एक चीज इसमें ये है कि अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये हमारा नुमाइंदा है, ठीक है। इसने एक टेम्पलेट सेट कर दिया है। अगर आपने खुद से अपना निकाहनामा बनाया है, पहली बात तो ये कि उसकी शरण और उसका लीगल क्या हैसियत है वो नहीं पता, ठीक है। दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज स्टिल इन मडी वाटर्स, मतलब उसमें कोई क्लियर कट नहीं है कि आगे अगर खुदा ना खास्ता आपके रिश्ते में कोई कड़वाहट आती है एंड इफ यू वांट टू सेपरेट, तो वो निकाहनामा जो आपने खुद से तैयार किया हुआ है उसकी शरीयत में क्या हैसियत होगी। और दूसरा, अगर कोई लीगल एस्पेक्ट आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाता है या आपके तलाक में इन्वॉल्व हो जाता है, और इफ यू हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट, देन व्हाट लीगल capacity that document holds, that is not clear, ठीक है। and since I'm not an expert on that, so I'm not going to comment on that। तो एक चीज ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक सेट टेम्पलेट है, जिसके बिना पर काजी जो है निकाह, जो निकाह पढ़वाते हैं वो निकाह को जो है पढ़ाते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई काजी ऐसा है जो आपके खुद के निकाहनामे को तैयार किया हुआ उस पर पढ़वा दे तो पढ़वा दे, वरना कई सारे काजी बिकॉज ऑफ द सेट टेम्पलेट एंड बिकॉज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बीइंग आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो जो है उसी के निकाहनामे को कबूल करवाते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब एक चीज तो इसमें वाकई ये चीज है कि भाई जब इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि लड़कियां अपने शराइत को, अपने कंडीशंस को निकाहनामे में इंक्लूड करवा सकते हैं, तो व्हाई इज देयर नो स्पेस फॉर दोज कंडीशंस टू स्टिपुलेट दोज कंडीशंस इन द मॉडल निकाहनामा, ठीक है। एक एक डाउट ये जहन में आ सकता है लड़कियों के लिए। मगर उसमें ये चीज देखें, हमें ये चीज, इस चीज का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे कंडीशंस क्या है। लड़कियां आजकल बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं माशरे में, मुस्लिम कम्युनिटी में भी हो रही हैं, तो उनके चलते लड़कियां कई बार ऐसे कंडीशंस लिखवा देती हैं, या कई बार ऐसे कंडीशंस वो स्टिपुलेट करवा रही हैं जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ होती हैं। तो अगर आपको कोई शरीयत, कोई कंडीशन आपको लिखवानी है, भले ही निकाहनामे में इसकी इजाजत ना हो। आई वॉज टॉकिंग टू अ learned person who is an expert in this, and I was telling him कि इसमें तो ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भले ही उसमें कोई गुंजाइश ना हो, नोटरी से बाकायदा एक पेपर आ सकता है, बॉन्ड पेपर, जिस पर आप अपने कंडीशंस लिखवा सकती हैं, मगर उसमें देखिए सेकेंड पार्टी भी उस कंडीशन को अग्री करे। ऐसे तो वरना आप अपने ही कंडीशंस लिखवाते रहें, सेकेंड पार्टी अगर अग्री नहीं करेगी तो क्या होगा, है ना। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसर्न से आप कंडीशंस लिखवाएं, और नोटराइज्ड हो सकती है वो, उस बॉन्ड पेपर पे नोटराइज्ड हो सकती है वो कंडीशन, और फिर वो आपका रिटर्न में भी
आ सकता है। मगर मेरा ये ख्याल है, जैसे मैं, दिस इज माय ओपिनियन, कि निकाह का जो रिश्ता है वो एक बहुत बहुत प्योर और सैंक्टिटी वाला रिश्ता है, ठीक है। उसमें लव, कंसर्न, रिस्पेक्ट, मुवद्दा, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम दोनों ने तुम दोनों के बीच में मुवद्दा रखा है। मुवद्दा इज व्हाट? इट इज केयर, इट इज नॉट लव। मोहब्बत भी नहीं, मोहब्बत तो होती है, मोहब्बत इज व्हाट? मोहब्बत इज हार्मोनल, लव इज हार्मोनल, ठीक है। आज आप अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, आज आप, हो सकता है आज आप बहुत ज्यादा मोहब्बत महसूस कर रहे हो, मगर द वेरी नेक्स्ट डे कुछ ऐसी चीज हो जाए एंड आपकी मोहब्बत बिल्कुल नीचे आ जाए। So mohabbat is what? It is hormonal. But muwadda is care, that care and that concern. It is irrespective of the situations. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम दोनों के बीच में मुवद्दा रखा है, ठीक है। वो हालात के हिसाब पे डिपेंडेंट नहीं करती। वो हालात तो उड़ा हर, देखिए हर रिश्ते में आते हैं उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आर इन एवरी सिंगल रिलेशन, राइट। हमारे पेरेंट्स के साथ भी इश्यूज हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? हमारे सिबलिंग्स के साथ भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी इश्यूज हो जाते हैं। तो इश्यूज सबके बीच में होते हैं, वैसे ही इश्यूज मियाँ बीवी के बीच में भी होते हैं। और अगर मियाँ बीवी के बीच में सिर्फ लव इज द बाइंडिंग फैक्टर, देन आई एम सॉरी, योर रिलेशनशिप इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन एन एगशेल, ठीक है। तो अगर आप कंडीशन से अपने रिश्तों की शुरुआत करेंगे, ठीक है, मेरा इतना, तुम्हारा इतना, तुम ऐसे करोगे, मैं ऐसे करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तुम वो नहीं करोगे, ये चीजें हैं। तो अगर कंडीशन से ही आप शुरुआत करेंगी तो आपको ये चीज भी देखनी चाहिए कि इससे आपके रिश्ते के फैब्रिक पर कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए ये चीज, रिश्ते तो रिश्ता वैरी करेगी, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड एवरी मैरिज इज डिफरेंट, एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट। सो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर रिलेशनशिप। सी, I can speak for myself, and but I cannot generalize this, and I'm not making any general sweeping statements here, but I'm just telling you the thumbnail कि हम क्या कर सकते हैं इससे कि आपके फैब्रिक पे कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और लिटमस टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट, आप अगर कोई शरीयत लिखवा रहे, कोई शरायत आप लिखवा रहे हैं, तो आपका लिटमस टेस्ट ये है कि वो शरीयत के खिलाफ ना हो। कई सारी लड़कियां ऐसे शरायत लिखवाती हैं जो सीधा सीधा शरीयत के खिलाफ होती है, जो सेकंड पार्टी को नीचे डालती है, जो सेकंड पार्टी के साथ इनजस्टिस करती है। हमारा दीन वो नहीं है, ये रिश्ता भी वो नहीं है। ये रिश्ता तो जेंडर जस्टिस पे, फाउंडेशन ही इसका जेंडर जस्टिस है, इसका पिलर ही जेंडर जस्टिस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज जेंडर जस्टिस। और हम अपने आप को अपर हैंड देने के चक्कर में, हमारी सिक्योरिटी के चक्कर में, हम किसी सामने वाले को इनसिक्योर करते हैं, हम सामने वाले को दबा रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, उसके हुकूक की तलफी कर रहे हैं, उसकी हक तलफी कर रहे हैं। तो हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि पहला ये लिटमस टेस्ट, माई कंडीशन शुड नॉट गो अगेंस्ट शरिया, एंड दूसरा, विल दिस मेक अल्लाह हैप्पी और नॉट, ठीक है। और इसी, अगर हम यही रूल रख रहे हैं लड़कियों के लिए, तो हम लड़के भी तो अपनी शरीयत, अपने शरायत लिखवा सकते हैं या नहीं? लड़के भी कह सकते हैं कि मेरी भी कंडीशंस हैं, मैं, मेरी फला फला कंडीशन है, आपको माननी पड़ेगी। तो हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा कि हम लड़कों की भी कंडीशंस को माने। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियां अपनी कंडीशंस लिखवाएं और लड़के चुपचाप, लड़के वाली पार्टी चुपचाप उसको हाँ 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 कह के साइन करें। इफ वी आर स्टिपुलेटिंग आवर कंडीशंस, देन द other party also have the complete right to stipulate their conditions, and we as a Muslim, we have to have that patience and we have to give them that right. Okay, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये कि असलाफ ने हमारी किन किन कंडीशंस को लिखा हुआ था। सबसे पहली चीज, माय पर्सनल फेवरेट, हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुद अपना प्रपोजल लेके जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, हजरत सलमा की जो पर्सनालिटी है, इट वाज एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी। उनको ना सिर्फ मतलब उनको ये देखें कि आप, जब वो हजरत अबू सलमा शहीद हो गए थे, हजरत अबू सलमा शहीद हो गए थे, और उनका और हजरत अबू सलमा का रिश्ता इज वाज वेरी ब्यूटीफुल रिश्ता, वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगी ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो, मतलब मैरिज का ट्रू मीनिंग, ट्रू ब्यूटी क्या है, वो उनके रिश्तों से हमें पता चलती है, ठीक है। आज के कपल गोल्स जो इंस्टाग्राम हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट, वो सारी चीजों ने हमारे दिमागों को ना बिल्कुल क्लाउडी और बिल्कुल पोल्यूट कर रखा है मैरिज को लेकर, कई सारी लड़कियों का, मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स। आप इन रिश्तों को पढ़ें जो बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ते थे, और जिनमें वाकई मवद्दा था, जो जिस तरीके का अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, ठीक है। तो जब हजरत अबू सलमा शहीद हो गए,
तो हजरत अबू बकर ने भी और हजरत उमर जैसे अकाबिर सहाबिये ने भी, दोनों ने, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, उन्होंने प्रपोजल सेंड किया था हजरत सलमा से शादी के लिए। बट हजरत सलमा ने, लुक एट दिस नाउ, हजरत सलमा ने उन्हें इनकार किया, उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया। आज जो लड़कियों से ये चीज भी, जो एजेंसी है उनकी, जो वॉइस की एजेंसी है, वो भी उनसे छीन ली जाती है कि नहीं, यू डोंट हैव एनी राइट, यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि आई वांट टू मैरी दिस पर्सन या आई डोंट वांट टू मैरी दिस पर्सन। आपके लिए जो प्रपोजल आपके पेरेंट्स ने सेलेक्ट किया है, आपको सुम्मुम बुकमुम उम्यून बन के हाँ बोल देना है। सो दिस इज रॉन्ग। हजरत सलमा से हमें पता चलता है कि दिस इज रॉन्ग। और खुद एक वाकया आता है कि एक बार एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने मेरी शादी मेरे कजिन से करवा दी और उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। उसने ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये तक नहीं पूछा क्या तुम अब खुश हो, क्या अब तुम्हारी मर्जी है, क्या अब तुम्हें कोई दिक्कत है, क्या कोई इश्यूज हो रहे हैं, नहीं। द स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस दैट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि ठीक है, तुम्हारा रिश्ता खत्म किया जाता है। मगर खैर बाद में उस लड़की ने कहा नहीं, मैं अब खुश हूँ और मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लड़कियों के रिश्तों में वालिदैन की ही मर्जी शामिल नहीं होती, लड़कियां भी उसमें बोल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत सलमा ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर के रिश्ते को इनकार किया। और दूसरा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको रिश्ता दिया तो उन्होंने ये चीजें बोली, उन्होंने कहा आई एम बोथ एन ओल्ड एंड अ जेलस वुमन एंड आई ऑल्सो हैव चिल्ड्रन। उन्होंने कहा मैं बूढ़ी हूँ, आई एम ओल्ड, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यू से यू आर ओल्ड, but it is not shame for an old woman to get married. You say you are a jealous woman, I will pray to Allah to eliminate your jealousy. And you say I have children, then the caretaker of your children is Allah and his messenger. See, these were the conditions. उन्होंने कहा मैं बूढ़ी हूँ, मैं jealous हूँ, मेरे बच्चे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई किया and then they both got married. इसी तरह हजरत आतिका बिन्त जैद रजी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने भी एक कंडीशन रखी थी। जब वो एक बहुत बड़े सहाबी से शादी कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि डू नॉट बी हार्श विद मी एंड अलाउ मी टू विजिट मस्जिद एट माय विल एंड डू नॉट विथहोल्ड एनी ऑफ माय राइट। उन्होंने ये सारी कंडीशंस उनके सामने रखी थी। ठीक है, इसी तरह हजरत सकीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे शौहर ने नुशूज कमिट किया, नुशूज इज व्हाट, के उनके हक तलफी करना या उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट कुछ बोलना, ठीक है, उनकी मर्जी के अगेंस्ट कुछ बोलना, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें, मेरा और उनका रास्ता अलग हो जाए। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने हजरत, मतलब उनके जो हस्बैंड है जैद, उन्होंने उनके खिलाफ उनकी कोई हक तलफी की तो वो सीधा उन्हें कोर्ट ले गई। She pushed him to the court and in the middle of the court, ठीक है, she is telling him, listen to her words, she is telling him, look at me as much as you want because from today onwards you are not going to get to look at me. आज के बाद आपको देखने के लिए मुझे मिलेगा नहीं, देख लीजिए जितना देखना है। I mean, just look at this. I was like, wow. तो ये कंडीशंस हमारे असलाफ ने सेट की थी। उसके बाद मॉडर्न मुस्लिम कम्युनिटी से हमें हजरत ज़ैनबुल गज़ाली का मिलता है। हजरत ज़ैनबुल गज़ाली ने कंडीशंस ये डाली थी कि आप मुझे दीन का काम, दावत का काम और पॉलिटिकल एक्टिविज्म या एक्ट्स ऑफ जिहाद करने से नहीं रोकेंगे। इन केस आपने रोका तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी जो असलाफ से भी मिली। और मॉडर्न मुस्लिम कम्युनिटी में हजरत ज़ैनबुल गज़ाली, जिनसे हम सब वाकिफ हैं, वेरी वेरी नोन पर्सनालिटी ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, और इनकी एक बुक भी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो, बिकॉज आई एम अ पर्सनल फैन ऑफ हर, आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड हर लाइफ, तो इसलिए मुझे उनका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इंक्लूड किया था। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने अब आपको बताए, मगर यहाँ पे ये देखिए कि हम इन केसेस को, खासकर आई वांट टू एड्रेस द सिस्टर्स, इन केसेस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमें बिगर पिक्चर को भी देखना होगा। हमें ये देखना होगा हजरत सलमा किस स्टैचर की थी। हमने ये तो कहा कि उन्होंने हजरत अबू बकर और हजरत उमर का प्रपोजल रिजेक्ट किया था, मगर पहले ये देखना है कि हजरत सलमा इस स्टैचर की थी कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर जैसा
जैसे सहाबी उनको प्रपोजल सेंड किए, ठीक है, वी हैव टू सी दिस। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि सलमा ने भी तो किया था, हजरत सलमा ने भी तो किया था, हम भी करेंगे। क्या हम उस स्टैचर के हैं? हम चेरी पिक नहीं कर सकते, हम वो चीजें नहीं ले सकते जो हमारे पर्सपेक्टिव को सूट कर सकती हैं, जो हमारे फायदे में है और सामने वाले के फायदे में नहीं है। दैट इज नॉट इस्लाम, दैट इज नॉट व्हाट इस्लाम टीचर्स अस। हमें ये पूरे बिगर पिक्चर को देखना है। इसी तरह हजरत आतिका बिन जैद को हमें देखना है। अगर आज हम कहते हैं कि अलाउ मी टू विजिट मस्जिद एट माई विल, कह सकती कुछ लड़कियां डाल सकती हैं ये कंडीशन कि मेरा शोहर मुझे नहीं रोकेगा, मैं जब चाहूँ मस्जिद में डाल सकती हूँ। मगर हजरत आतिका ने जब ये कंडीशन डाली थी, उससे पहले भी वो मस्जिद की 5 वक्ता पाबंदी थी, उसके बाद भी वो मस्जिद की 5 वक्ता पाबंदी से नमाज को जाती थी। आज आप मुझे बताइए, मैं और आप हैं, अगर हम ऐसी कंडीशन डालते हैं तो क्या हम इसको फुलफिल करने, अगर हमारे हस्बैंड्स दे भी देते हैं, ठीक है, हमारे मान लीजिए हमारे हस्बैंड्स ने हमें इजाजत दे भी दी, तो क्या हम खुद इसको अपहोल्ड कर पाएंगी? क्या हमारे लिए मुमकिन है हम 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद को जाएं? नहीं है। पर्सनली आई एम स्पीकिंग, नहीं है। एंड आई एम श्योर, 99.99% लड़कियां नहीं होंगी अपहोल्ड करने के लिए इसको। फजर में, इशा में और दिन के 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद को जाना, इट इज नॉट पॉसिबल। वो खवातीन होती थी उस लायक, उतनी अजीम होती थी, और तभी वो ऐसे कंडीशंस भी डालती थी। हम उनके केसेस को लेकर अपने पे फिट करने की कोशिश नहीं कर सकते। हमें अपनी लाइफ पे नजर डालना बहुत जरूरी है, हमें अपनी जिंदगियों पे नजर डालना बहुत जरूरी है, और तभी हम उन कंडीशंस को फिर हम अपने हिसाब से कंडीशंस कोई डाल सकते हैं। इसी तरह हजरत जैनबुल गजाली, क्या थी इनकी शख्सियत मुस्लिम ब्रदरहुड में? उन्होंने कहा हमें, मुझे दीन के काम से नहीं रोकना है, मुझे दावत के काम से नहीं रोकना है, ठीक है, ये था उनका। आज भी अगर हम कहें कि मुझे दीन के काम से नहीं रोकना, अक्सर लड़कियों की शिकायत आती है कि उनके शौहर उनके दीन के काम में खलल डालते हैं या उन्हें दीन के काम से मुकम्मल रोक देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग एंड आई अग्री विद दैट। मगर आप ये देखें, जब उन्होंने ऐसी कंडीशन डाली और उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे अगर आपने रोका, तो हजरत जैनबुल गजाली की जिंदगी क्या थी? फ्रॉम 8 years ऑफ एज शी वाज थ्रोन इनटू ऑल दिस, दावत के काम में, दीन के काम में, एक्टिविज्म के काम में। और जो अयाम बिन हयाती, डेज ऑफ माई लाइफ फ्रॉम जेल, और 17 साल जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं और जो मजालिम उन पर ढाए गए हैं, वो उस स्टैचर की खातून थी कि उन्होंने कहा कि मुझे दीन के काम में खलल नहीं डालना है, मुझे नहीं रोकना है। तो वो वाकई वो अपहोल्ड किया उन्होंने। आज अगर हमें दीन के काम में हम बोलते हैं, बहुत सारी लड़कियां ये बोलती हैं कि मुझे एक्टिविज्म से, यू शुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम एक्टिविज्म, फ्रॉम माय सोशल लाइफ, बहुत सारी वो लड़कियां बोलती हैं। बट आप मुझे ये बताइए, आज हम कहते हैं कि 1 घंटे का हलका है, आप आइए अटेंड करिए। अगर आज उन्होंने अटेंड किया और कल हम फिर उन्हें बुलाएंगे, तो दे विल नॉट अटेंड इट। ऑनलाइन अपने घरों से बैठकर भी नहीं करती हैं लड़कियां अटेंड। व्हाई? बिकॉज उनको उनकी और मसरूफियात होती हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम उनके किस्सों से इन्फ्लुएंसेस और मैसेजेस निकाल कर अपने सिचुएशंस में और अपने लाइफ में फिट करने की जबरदस्ती कोशिश ना करें। हम पहले वैसी खवातीन बनने की भी कोशिश करें, ठीक है। हाँ, उनका मैसेज यकीनन अल्लाह ताला ने राइट दिया है, बिल्कुल। तो वो राइट को बिल्कुल हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर हमें अपने आप का जायजा लेना और अपना मुहासबा करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तफवीज तलाक और खुला का हक अल्लाह ताला हमें देते हैं खवातीन के लिए, और ये चीजें वो कंडीशंस में भी डाल सकती हैं। तफवीज तलाक इज व्हाट? तफवीज तलाक इज ये कि बीवी के कहने पर शौहर तलाक दे सकता है, ठीक है। हजरत साबित बिन कैस की बीवी थी, एक बार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चूंकि अपने शौहर को पसंद नहीं करती, इस वजह से मुझे इस बात का खौफ है कि मैं कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना करूं, या मैं कहीं अल्लाह की नाशुक्री ना करूं, या उसके खिलाफ ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे अपना शौहर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम वो बाग वापस करोगी जो तुम्हें मेहर में मिला था? उन्होंने कहा, हाँ मैं वो बाग वापस करूंगी, ठीक है। और उसी के बाद फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है फिर अलग हो जाओ। उन्होंने हजरत साबित से कहा कि बाग वापस लेके इन्हें खुशी खुशी अलग, इन्हें रुखसत कर दो, ठीक है। तो इस वाक्य से हमें पता चलता है कि औरतों को भी तलाक मांगने का बिल्कुल हक है, ठीक है। खुला का, तफवीज तलाक इसी को बोलते हैं कि वो खुद से डिवोर्स इनिशिएट कर सकती हैं, मतलब दे कैन सेपरेट इट। बट उसमें आप ये देखें कि यहाँ पे जो सहाबिया आई थी, हजरत साबित की वाइफ जो आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे खौफ है कि मैं कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना करूं, ठीक है।
मैं कहीं एक्ट्स ऑफ डिसबिलीफ कमिट ना करूं, दीज आर द वर्ड्स, एक्ट्स ऑफ डिसबिलीफ कमिट ना करूं। उन्हें इस चीज का खौफ था, इसीलिए उन्होंने तलाक मांगी। तो तलाक हम किसी फ्रिवलस रीजन पे नहीं मांग सकते, ठीक है। ये चीज भी है कि अल्लाह ताला ने तलाक का जो प्रोसेस रखा है कि उसमें ये कहा है कि एक आर्बिट्रर लड़के वालों की तरफ से आए, एक आर्बिट्रर लड़की वालों की तरफ से आए, दोनों में मिल बैठ के बातचीत हो, ठीक है, दोनों में सुलह समझाने की कोशिश की जाए, उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो फिर तलाक की तरफ बढ़ा जाए, वरना तलाक ऐसे ही ऑन विम्स एंड ऑन फैंसीज एंड ऑन अदर थिंग्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बरीरा, हजरत बरीरा एक थी वो, और उनके शौहर थे हजरत मुगीस। इनका किस्सा भी बहुत फैसिनेटिंग है, और इस किस्से से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खासकर लड़कियों के जो हुकूक हैं वो इस किस्से से बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। हजरत बरीरा के शौहर हजरत मुगीस थे, और हजरत बरीरा ने हजरत मुगीस से तलाक के लिए कहा, और ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। हजरत मुगीस इस कदर मोहब्बत करते थे बरीरा से कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी आंसुओं से, उनके गम में कि वो अलग होने वाले, सेपरेट होने वाले। और एक रिवायत में ये भी आता है कि वो बरीरा के कदमों में लिपेट जाते थे कि मुझे ना छोड़ो, मुझे ना छोड़ो। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से कहा कि क्या तुमने इतनी दीवानगी ऐसी देखी है कभी, जैसे मुगीस की बरीरा के लिए है। तो उन्होंने हजरत बरीरा से कहा कि तुम इसको वापस ले लो। बरीरा ने कहा ये आपका हुक्म है या ये आपका सजेशन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरा सजेशन है। तो उन्होंने कहा मैं इसको कबूल नहीं करती। इमेजिन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टेलिंग दिस इज माय सजेशन एंड शी इज टेलिंग आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। सुभान अल्लाह। और ये क्यों आया? ये आया इस्लाम के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हक दिया है, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं। अब कंडीशंस वगैरह की मैंने जो बात की वो यकीनन लिखवा सकती हैं लड़कियां, मगर क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसमें हमारा जो है सिर्फ मॉडल लिखानामा जो है, और जिसको अक्सर दारुल कज़ा और काजी जो एक्सेप्ट करते हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही टेम्पलेट को एक्सेप्ट करते हैं, उसी मॉडल निकाहनामा को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए अगर लड़कियों को कोई चीज लिखवानी है तो दे कैन ऑफ कोर्स एनी टाइम गेट अ नोटराइज्ड पेपर, और उसमें अपनी वो कंडीशंस को स्टिपुलेट करवाती हैं। बट बिफोर दैट सिस्टर्स यू हैव टू आस्क योरसेल्फ हाउ फेयर आर यू बीइंग इन स्टिपुलेटिंग दोस कंडीशंस। कोई दूसरी पार्टी तो उसके तो हुकूक दबाए नहीं जा रहे हैं, और दूसरा शरीयत का तो कोई लॉ आप ओवरलुक नहीं कर रही है या ओवरस्टेप नहीं कर रही है, किसी और की बाउंड्रीज को ओवरस्टेप तो नहीं कर रही है। ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, और उसके बाद ही आप कंडीशंस को स्टिपुलेट करवा सकती हैं। तो यही कुछ चंद चीजें थी जो मुझे आपके सामने बतानी थी। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।